नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं पिनाज त्यागी और आज बात करेंगे सदन के पहले सत्र के 18वीं संसद का पहला सत्र कैसा होने वाला है। इसकी झलक पहले दिन कैसी दिखी, किसने किसको क्या कहा, किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आ रही थी, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अपने इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किए गए प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने पीएम मोदी ने सांसद के तौर में शपथ दिलाई। सबसे पहली शपथ मोदी जी को दिलाई गई। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने भी बतौर सांसद शपथ ली। लेकिन इसके पहले संसद के बाहर वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इस बार तो विपक्ष के पास ताकत भी है और नंबर भी। संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संविधान की कॉपी संसद भवन परिसर में लेकर मार्च किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके बाद विपक्षी सांसद एक साथ संसद भवन पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि भले ही बीजेपी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं, इसके बावजूद उनके तेवरों में कोई कमी नहीं है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और पहले दिन साफ कर दिया कि उतने ही एग्रेसिव अंदाज में वो अपनी सरकार चलाने वाले हैं जितनी जब पहले पूर्ण बहुमत था तब। विपक्ष के प्रोटेस्ट के बीच नई संसद का सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने पीएम मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी के बाद प्रोटेम स्पीकर को मदद के लिए चुने गए दो पीठासीन अधिकारियों राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने शपथ ली। इसके बाद बारी मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की आई। मोदी के मंत्रियों में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शपथ ली। राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार लखनऊ से जीते हैं। राजनाथ सिंह के बाद गृह मंत्री अमित शाह की बारी थी, जो गांधीनगर से जीते हैं। इसके बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शपथ ली। गडकरी ने नागपुर से जीत की हैट्रिक लगाई है। संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण जो है वो कल तक चलेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मंत्रिपरिषद को डिनर पर बुलाया है। नए मंत्रिपरिषद को आज रात्रि भोज का न्योता मिला है। सरकार गठन के बाद नए मंत्रिपरिषद के साथ आज राष्ट्रपति का डिनर है। प्रोटोकॉल के तहत आज सरकार गठन के बाद नए मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति का डिनर है। संसद के सत्र में आगे क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर भी आज नजर आया था, लेकिन हमने आपको जैसे बताया कि एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत आज नए मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति ने आज डिनर पे बुलाया है। आपको बता दें कि आज ही पता चल गया था कि भाई सदन आगे कैसे चलने वाली है। बीजेपी को खुद अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलने के बाद पीएम मोदी के तेवर बदल जाएंगे, ऐसा विपक्ष सोच रहा था, लेकिन उन लोगों को मोदी ने जवाब दे दिया। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने आक्रामक तेवर साफ साफ नजर आए। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि वो संसद में गरिमा बनाए रखें। मोदी ने कहा कि देश की जनता काम चाहती है, स्लोगन नहीं। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है
डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रेष्ठ भारत के निर्माण 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार आगे काम करने वाली है। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि देश की जनता ने सरकार पर जो भरोसा जताया है उस पर वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे और उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेगी। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और विपक्षी नेता आज संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को भी जवाब दे दिया। मोदी ने कहा कि भाई 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान को नकार दिया, इमरजेंसी के बहाने पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया, आज वो संविधान की बात करते हैं। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।
उधर संसद में आज एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया। आज वो जोड़ी संसद में भी साथ साथ बैठी दिखी। विपक्ष की लाइन में सबसे आगे राहुल अखिलेश यादव थे और अखिलेश के ठीक बगल में एक मैसेज देने की कोशिश थी। अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद बैठे दिखे। यानी राहुल गांधी की रणनीति क्लियर है। जिस फॉर्मूले ने अखिलेश राहुल को यूपी में जीत दिलाई है, जो नैरेटिव यूपी में काम किया है, उसका संदेश संसद के जरिए पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर हो रही है। अखिलेश यादव संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे तो संसद के बाहर अपने चुने हुए सांसदों के साथ नजर आए। सपा सांसदों में डिंपल यादव भी थी तो अवधेश प्रसाद भी थे। अखिलेश ने कहा कि जनता को अच्छे दिन नहीं मिले, लेकिन अब खुशियों के दिन आने वाले हैं। सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं आया। विपक्ष ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका असर विपक्ष के रवैये पर साफ नजर आया। विपक्ष पहले दिन से सरकार के खिलाफ आक्रामक मोड में दिखा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद गेट नंबर 2 पर जमा हुए। विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। फिर अपने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद भवन पहुंचे। कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उधर बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संविधान के साथ जो कर रहे हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है। वो और इंडी गठबंधन संविधान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने देंगे। राहुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी हाउस में? राहुल सर, नमस्कार। एक सेकंड रोक लो, एक सेकंड रोक लो। राहुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। सर, इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, तो राहुल गांधी और विपक्ष ने यही नैरेटिव जो है वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चलाया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए वो आज पहले दिन की कार्रवाई में भी नजर आए। राहुल गांधी ने एनडीए के पहले 15 दिन पर ट्वीट किए हैं, जिसके जरिए आतंकवाद, रेल दुर्घटना, नीट और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती। वो इमरजेंसी की तो याद दिलाते हैं, लेकिन देश में पिछले 10 साल से जो इमरजेंसी लगी है उसकी बात कभी नहीं करते। आप लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो, 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। और संसद सत्र के पहले दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को भ्रामक मुद्दों के बजाय जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की सलाह दी।
प्रधानमंत्री जी की सोच समावेशी हमेशा से रही है और ऐसे में मैं जानता हूं विपक्ष की भी अपनी कई चिंताएं हैं कई विषयों को लेकर और इन चिंताओं को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया जाएगा। मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी। संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष के हाथों में संविधान की कॉपी लेकर सदन में पहुंचा तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष के संविधान खतरे में वाले नैरेटिव पर ही तंज कस दिया। संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, तो जैसा किए हैं वैसा करिए, उसके कार्रवाई के लिए तैयार रहिए और अदालत में मुकदमा लड़िए। कोई संविधान खतरे में नहीं है, संविधान सुरक्षित है। संसद सत्र के पहले ही दिन भारी टकराव देखने को मिला। विपक्ष के 3 सांसदों ने पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ नहीं ली है। उन्हें नए सांसदों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए चुना गया था। पीठासीन अधिकारी के रूप में कहा जाता है पूरा का पूरा ग्रुप बनता है, लेकिन के सुरेश उन्होंने कहा कि शपथ नहीं ली है। टीआर बालू डीएमके के सांसद ने शपथ नहीं ली। राधा मोहन सिंह बीजेपी शपथ नहीं ली। फग्गन सिंह कुलस्ते शपथ ली और सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से इन्होंने शपथ नहीं ली। नाराजगी इस बात की थी कि भाई आपने प्रोटेम स्पीकर का जो नाम है तो आपने उस हिसाब से नहीं चुना है, कायदे कानून के हिसाब से संविधान का ख्याल नहीं रखा है। बीजेपी के अपने तर्क थे। प्रोटेम स्पीकर ने जब इनका नाम पुकारा तो ये आगे नहीं आए। बीजेपी के राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने पीठासीन अधिकारियों के रूप में शपथ ली है। इनके शपथ लेने के बाद ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। एक सदन की कार्रवाई होती है और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अगर के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बने होते तो दलित समाज के लिए ऐतिहासिक दृश्य होता, लेकिन मोदी सरकार ने दलित समाज को उसके अधिकारों से रोका है। देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटेम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को एक उनके एक महत्वपूर्ण एक समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। और अब आपको समझाते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर विवाद क्या है। दरअसल बीजेपी के कटक के सांसद भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो बाकी सांसदों को शपथ दिलाता है, लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम का विरोध किया था। आपको बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि केरल के सांसद के सुरेश को नजरअंदाज किया गया। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, सबसे अनुभवी हैं। दलित सांसद की दावेदारी को नजरअंदाज किया गया। वहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया किरण रिजिजू ने कि नियमों के मुताबिक ही प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ है। महताब लगातार 7 बार जीते हैं, जबकि सुरेश जो है के सुरेश वो 2 बार बीच में हारे भी हैं। प्रोटेम स्पीकर पर सियासत कांग्रेस नहीं करे। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर एक ऐसा मुद्दा होता था जिस पर कभी पहले विवाद नहीं होता था, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि आप सबसे सीनियर मोस्ट जो सांसद है उनको चुनकर आप प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, फिर उनका एक पैनल जो है पीठासीन अधिकारियों का वो बनता है और फिर सब मिलकर जो है वो आगे के तमाम सांसदों को शपथ दिलाते हैं। 18वीं लोकसभा का समीकरण बदल गया है। 2024 और 19 के मुकाबले विपक्ष इस बार कहीं ज्यादा मजबूत है। पहला संकेत है 10 साल में पहली बार विपक्ष मजबूत है, क्योंकि संसद में इस बार आपको पिछली बार जैसे पिछले जो मोदी सरकार थी उसके दोनों कार्यकालों से अलग जो है मिजाज और अंदाज नजर आने वाले हैं विपक्ष के। 10 सालों में पहली बार विपक्ष को इतनी बड़ी तादाद में सीटें आई हैं। कांग्रेस को मिलेगा नेता विपक्ष का पद पहली बार, क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं ला पाते थे। तीसरा संकेत यह है बीजेपी के पास इस बार बहुमत नहीं है, वो अपने साथियों पर निर्भर है और मोदी ने साफ कहा है कि थर्ड टर्म में 3 गुना काम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे विधेयक आएंगे जो कहीं ना कहीं टकराव का विषय बनेंगे और विपक्ष की तरफ से जो है उनका पुरजोर विरोध होगा। इस बार संसद में विपक्ष मजबूत हुआ है तो पूर्ण बहुमत के बावजूद एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ी है। नए सत्र में ही नीट परीक्षा, क्रिमिनल लॉ, अग्निवीर योजना और शेयर मार्केट मामलों में विपक्ष को घेरा जा सकता है। जाहिर सी बात है, हालांकि मोदी ने इससे पहले ही कि विपक्ष जो है वो घेरता, उससे पहले ही नीट में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि भाई परीक्षा होगी, रद्द होगी, वो वहां होगा, लेकिन और जो भी एनटीए है उसमें भी बदलाव कर दिए हैं। दूसरा चैलेंज है
3 क्रिमिनल लॉ, उनको लेकर फैसले करना। अग्निवीर योजना पर लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो घेरा गया था और जाहिर सी बात है सदन के भीतर भी विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। शेयर बाजार को लेकर भी विपक्ष ने हमला साधा था और उसके बाद लगता नहीं है कि अभी भी विपक्ष इन मुद्दों को छोड़ेगा। तो इन मुद्दों पर शुरुआत में ही गर्मागर्म बहस होने के आसार हैं। संसद के नए सत्र में आज नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। कल भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी रहेगा। 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव होगा। आपको बता दें 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 28 जून से 1 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 दिन तक चर्चा होती है। एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसी के अनुसार जब भी नई लोकसभा जो है वो आती है तो उसके बाद यही प्रोसीजर फॉलो होते हैं। 2 जुलाई को लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा पर पीएम का जवाब होगा। तो ये सत्र जो है कुल मिलाकर इस तरह से चलने वाला है। लोकसभा की तस्वीर इस बार बदली हुई है। 2019 में एनडीए के पास 353 सांसद थे, लेकिन 2024 में उन्हें 293 सांसदों का समर्थन हासिल है। तो आप देखिए बीजेपी के पास 240 हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है। टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7 और एलजेपी के 5 और अन्य के 13। वहीं राहुल इस बार बहुत मजबूत हुए हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। कांग्रेस के पास 99 हैं, सपा के पास 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव के 9 और अन्य के 38। तो कुल मिला के 234 सांसद जो हैं वो इस बार विपक्ष में खड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से इस बार सदन के भीतर जो है वो हंगामा भी होगा। सदन के भीतर दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी जो हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद खुद स्वीकारते हैं या किसी और को बनाते हैं। अब सदन के भीतर पहली बार होगा कि प्रियंका गांधी भी बहुत हद तक मुमकिन है, वायनाड से चुनाव लड़ रही है, सेफ सीट मानी जाती है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो भी पहुंचेंगी। तो अखिलेश, राहुल और प्रियंका सामने खड़े होंगे। तो काफी दिलचस्प रहने वाली है संसद की चर्चा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा में नेता सदन बनाए गए हैं। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल की जगह जेपी नड्डा नेता सदन बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर पीयूष गोयल की जगह जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है इस बार।